एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय जिसका नाम है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैग। तो ये आपको याद रखना है, कैग क्या है, इसके कार्य क्या हैं, ये संवैधानिक निकाय है, किस किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, इसके क्या काम है, कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी जानकारी आज हम पढ़ेंगे। और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो MPPSC की यूनिट 10 है, प्रीलिम्स का सिलेबस यदि आपने देखा होगा, तो जो यूनिट 10 है उसमें महत्वपूर्ण निकाय में कैग का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ ही ये MPPSC के मेंस के सिलेबस का भी पार्ट है। तो हमें इस तरीके से इसको डिटेल में पढ़ना है कि हमें प्रीलिम्स के फैक्ट एज वेल एज मेंस के लिए हम इसको आंसर राइटिंग के रूप में लिख सकें। तो सबसे पहले कैग का इतिहास देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। भारत में सबसे पहले जो महालेखाकार का पद होता है वो कब आया, 1858 में आया। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1858 में कैग का पद आया और 1866 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक किया गया। ठीक है। फिर 1884 में भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के रूप में इसको पुनः नामित किया गया। तो सबसे पहले महालेखाकार के रूप में कार्यालय स्थापित हुआ 1858 में। फिर 1866 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक किया गया और 1888 में पुनः भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक इसका नाम किया गया। फिर जो 1919 का अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1919, उसके तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर इसे क्या दिया गया, एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, लीगल दर्जा दिया गया। तो आपको ये याद रखना है। फिर जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के संगठन का प्रावधान किया। अभी जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं वो 1935 के एक्ट से ही लिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कैग संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो जो भाग 5 है, भाग 5, इसमें कैग का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक कैग का वर्णन है। MPPSC के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 49 कैग के कार्यों का वर्णन किस में है। अब लोगों ने केवल, अगर बच्चों ने एक ही रट लिया है कि 148 में कैग है, 148 में कैग है, लेकिन अब जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बढ़ चुका है। अब वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा डीप में पूछता है। तो अब 148 सबने याद किया हुआ था, लेकिन आंसर था 149, क्योंकि पेपर में कैग नहीं पूछा गया था, कैग के कार्य पूछे गए थे। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आंसर टिक करना है। तो 148 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। फिर 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया, मतलब जम्मू कश्मीर को 1958 के तहत मतलब एरिया को शामिल किया गया कि उसकी ऑडिटिंग वगैरह भी कैग के द्वारा की जाएगी। फिर कैग की जो कार्य शक्तियाँ और सेवा शर्तें हैं वो किस अधिनियम के द्वारा लिए गए, तो 1971 का जो एक्ट है उसके तहत कैग की शक्तियाँ, कार्य और सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया। फिर क्या कैग केंद्र सरकार का लेखा जोखा का संरक्षण करता है, तो नहीं, कैग को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों की जिम्मेदारी दी गई है। फिर 1976 में कैग के कर्तव्य शक्तियां सेवा शर्तें अधिनियम 97 में संशोधन कर कैग के लेखांकन के कार्यों से मुक्त किया गया। तो इसको याद रखिएगा, 1971 में क्या किया गया, संशोधन किया गया और फिर क्या किया, लेखांकन कार्यों से मुक्त किया गया। तो इसको याद रखिएगा। फिर इसका देखते हैं, इसमें शॉर्ट में बताया गया है कैग की जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि इसका स्वरूप क्या है, संवैधानिक है। तो संवैधानिक हमने क्यों बोला है, क्योंकि संवैधानिक इसलिए बोला है क्योंकि भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है और आर्टिकल मेंशन है तो संवैधानिक होगा। फिर आर्टिकल कौन सा है, गठन है आर्टिकल 148।
गठन किस आर्टिकल में बताया गया है? 148 में बताया गया है। और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष? याद रखिएगा, कार्यकाल 6-65 है, इसको याद रखिएगा। सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो संसद के द्वारा सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। और त्यागपत्र हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। लेकिन क्या डायरेक्ट राष्ट्रपति कैग को हटा सकते हैं? तो जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने का जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया कैग को हटाने के लिए की गई है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर कैग अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? तो राष्ट्रपति को सबमिट करेगा। प्रथम कैग कौन थे? वी नरहरि राव, इनका नाम याद रखिएगा। वी नरहरि राव जो थे वो कौन थे? प्रथम कैग थे। और वर्तमान में कैग के रूप में कौन है? भारत के कैग कौन है? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि कैग क्या है, एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। भाग 5 में वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 148 से 151 तक कैग के प्रावधान हैं। फिर कैग भारतीय लेखा परीक्षक और नियंत्रक विभाग का मुखिया होता है। देखिए, जो भी भारत में जितना भी पैसा आता है, कौन सा पैसा किस योजना में कितना खर्च किया गया है, उस सब का लेखा जोखा कौन करता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करता है, मतलब कैग करता है। फिर कैग देश के लोक वित्त का संरक्षक होता है। ये प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है कि देश के लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है? तो कैग होता है। और संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है, क्योंकि वित्त का नियंत्रण करता है कैग। और कैग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्य करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कैग संविधान एवं संसद की विधि के तहत देश को वित्तीय प्रशासन को संभालता है। तो देश के वित्तीय प्रशासन को संभालने का काम कौन करता है? कैग करता है, ये याद रखिएगा। फिर वही बताया गया कि कैग एक सदस्यीय संस्था है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कैग हो फिर अन्य सदस्य हों, ये केवल 1 मेंबर बॉडी है, ये याद रखिएगा। फिर कैग भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। और जो इस विभाग के अन्य अधिकारी होते हैं वो कैग के अधीनस्थ होते हैं, मतलब वो कैग के अंडर में कार्य करते हैं। फिर भारत के अन्य राज्यों में कैग के अभिकर्ता के रूप में अन्य अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए, जो कैग हैं वो तो केंद्रीय स्तर पर काम करेंगे, तो ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन जो अन्य स्टेट हैं, सारे स्टेट में क्योंकि ऑडिटर जनरल तो आपको रखना पड़ेगा, तो अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं, जो राज्य सरकार के लेखा की जानकारी किसको देते हैं? कैग को देते हैं। फिर ये ऑडिट के बारे में बताया गया कि लेखा परीक्षक बोर्ड क्या होता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये आर्टिकल, ये आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए कि आर्टिकल 148 क्या बोलता है कि भारत में क्या होगा? एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। 149 में कर्तव्य और शक्तियों की बात की गई है। तो जब भी आपको कोई अपने ड्यूटीज़ याद दिलाता है, आपको अपनी कोई पावर्स की बात करता है, तो हम कह देते हैं नो नो नो, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो ऐसा कुछ याद कर लीजिए कि 149 में क्या दिया गया है? कार्य और कर्तव्य दिए गए हैं। 150 में क्या दिया गया है? 150 में बोला गया है कि संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रकार, मतलब 50-50 मतलब क्या है? 150 से याद रखिएगा कि इसमें संघ और राज्यों के जो भी ऑडिट हैं उनके प्रकार बताए गए हैं। और 151 में क्या बताया गया है? अब सारे काम करने के बाद उसको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो अंकक्षेपण प्रतिवेदन, इसका मतलब होता है, आप सिर्फ रिपोर्ट याद कर लीजिए कि रिपोर्ट। फिर से याद करते हैं इसको। 148 में बोला गया है कि कैग होगा। फिर 149 में कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्यों की बात की गई है। 150 में 50-50 मतलब केंद्र और राज्यों के लेखाओं के प्रकार बताया गया है। और 151 में रिपोर्ट बताया गया है। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। हम इतनी बार एक चीज़ को इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, एक बार सुनने में ही याद हो जाए। फिर नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तें। तो जो कैग होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण पद नहीं करता है। यह आपको स्टार बना के नोट करना है कि जो कैग होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। कैग को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी होती है। या तो राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएंगे, या राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को बोल देते हैं वो शपथ ग्रहण कराएंगे कैग को। तो इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148 सबसेक्शन 2,
इसको याद रखिएगा। फिर कार्यकाल तो हम पढ़ चुके हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। फिर कैग राष्ट्रपति को किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। कैग किसको देगा त्यागपत्र? तो राष्ट्रपति को देगा, याद रखिएगा इसको। फिर और कुछ पॉइंट हैं कि जैसे कैग को कैसे हटाया जाएगा, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है वैसे ही कैग को हटाया जा सकता है। दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करना होगा। फिर यदि सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि किसी भी जो कैग पर नियुक्त पद है उनने कोई अयोग्य कार्य किया है तो उनको हटा सकते हैं। फिर कैग का वेतन भत्ते और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा कि जो कैग के जो भी सैलरी होती है और जो उसके वेतन भत्ते होते हैं वो कौन निर्धारित करता है? वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर इसके वेतन, अधिकार और छुट्टियां और पेंशन और जो सेवानिवृत्ति है वो अलाभकारी, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें आप कोई कमी नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 148 सबसेक्शन 3 में बोला गया है। मतलब ये संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके जो भी वेतन भत्ते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि संचित निधि का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, ये आपको बताना है। ओके। फिर कैग की शक्तियाँ, कैग को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो यह केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था होती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जो भी ऑडिट का काम है, जो भी लेखा जोखा है वो कौन रखेगी? वो केंद्र सरकार करेगी। और कैग को कैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो जो सभी निकायों को प्राप्त हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये भी आपको याद रखना है। कैग किसी भी विभाग के लेखा प्रपत्र की जाँच कर सकता है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी लेखा जोखा है उसकी जांच करने का अधिकार कैग को प्राप्त है, तो ये याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 149 ये हमने पढ़ा है कि क्या है? कर्तव्य शक्तियां हैं। तो जो 149 के तहत कैग को शक्तियां प्राप्त की गई हैं वो 1977 का जो अधिनियम था उसके तहत की गई हैं। तो कैग की संचित निधि पर भारत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के सभी खर्चों के बारे में जानकारी, भारत की आकस्मिक निधि और लोक निधि के बारे में जानकारी, संचित निधि पर प्रत्येक केंद्र शासित और विधानसभा की जानकारी, ये सब जो हैं वो कैग की शक्तियों के अंतर्गत आएंगे। इसको आपको याद रखना है। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो कैग है वो राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। 1976 के द्वारा इसे केंद्रीय सरकारों के लेखाओं की संकलन और अनुरक्षण के कार्य से मुक्ति किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी केंद्र सरकारों की लेखाओं का संकलन होता था और उनका अनुरक्षण होता था उससे मुक्त कर दिया गया, क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया, उन्हें डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया गया, इसीलिए ऐसा किया गया। फिर इसके बाद में जो भी सरकार की जमा पूंजी है उसकी जांच करना, खर्चों की जांच करना, कंपनियों ने यदि कोई घोटाला किया है तो उसको उजागर करने का काम कौन करता है? कैग करता है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके अतिरिक्त अन्य क्या पॉइंट दिए गए हैं? तो ये शक्तियां हैं, ये सब पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा, इतना सारा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको 4-5 पॉइंट जो मेन है उनको याद रखना है। तो कैग एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है, इतनी जानकारी आपको कैग के बारे में होनी चाहिए। फिर कैग किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा? तो कैग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। किस आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल 151 के तहत करेगा। कैग संसद की लोक लेखा समिति के मित्र या मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों में पूछा गया है कि लोक लेखा समिति जो पीएसी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका मित्र, दोस्त या मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? उसे कैग को कहा जाता है। तो ये याद रखना है। फिर कैग संसद के अभिकर्ता के रूप में काम करता है, क्योंकि सारा लेखा जोखा कैग के द्वारा किया जाता है। कैग संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। याद रखिएगा, ये केवल राष्ट्रपति के नहीं बल्कि संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। कैग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखा परीक्षण हेतु प्रशिक्षण करने का भी काम किसका होता है? कैग का होता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इतना कैग आप पढ़ चुके हैं ना कि आप किसी को भी कैग के बारे में पढ़ा सकते हैं।
फिर कुछ और जानकारियां हैं, जैसे कि ये तो पढ़ चुके हैं हम कि इसका प्रधान, अब अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, वो ग्वालियर में है। ये प्रश्न याद रखिएगा, यह प्रश्न भी पूछा गया है, क्योंकि जनरली जो मध्य प्रदेश सरकार के कार्यालय होते हैं वो भोपाल में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्यालय है कैग का वो कहाँ है, ग्वालियर में है, जबकि जो इसका उप कार्यालय है वो कहाँ है, भोपाल में है। इसको याद रखिएगा। फिर जो कैग कौन कौन रह चुके हैं, क्या हमें ये भी याद रखना है, तो सारे नाम नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम, जैसे प्रथम कैग कौन थे, तो उनका नाम है वी नरहरि राव। याद रखिएगा 1948 से 1954 तक वी नरहरि राव प्रथम कैग के पद पर थे। इसके अतिरिक्त अभी जैसे जो 12वें नंबर के थे वो शक्तिकांत शर्मा थे, फिर राजीव महर्षि थे, और वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के कैग के पद पर नियुक्त हैं। ओके, तो ये कैग था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नोट कर लीजिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा और पेपर में आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।